हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। मतलब कि इसके पहले जो चैप्टर किया आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो था विदाउट एडजस्टमेंट, और अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या है कि एडजस्टमेंट्स वगैरह किए जाने हैं ट्रेडिंग में, पीएल में, बैलेंस शीट में, जो कि पिछले चैप्टर में करने की जरूरत नहीं थी, उसमें नहीं करते थे हम लोग, पर यहाँ पे एडजस्टमेंट वगैरह दिए होंगे जिसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एडजस्टमेंट है क्या। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने से पहले, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये बनने से पहले ये पता चलता है कि कुछ सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिन्हें बिल्कुल ही रिकॉर्ड नहीं किया गया, या फिर कुछ सारे ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिन्हें पार्शियली रिकॉर्ड किया गया, या फिर कुछ सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जिन्हें गलत ढंग से रिकॉर्ड कर दिया गया है, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो या एक्सपेंस के हो या इनकम के हो, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। तो इन सब का रिकॉर्डिंग करना यही एडजस्टमेंट है। तो अब हम लोग पहले ये समझते हैं कि कितने तरह के आमतौर पर एडजस्टमेंट्स हमें मिल सकते हैं, उसके बाद उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ये पहले से मैंने लिख रखा है, इसे देखते हैं। एक तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल सकता है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट सारा कहाँ रहेगा? तो ट्रायल बैलेंस जो बना रहेगा, सवाल जो दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस, उसके बिल्कुल नीचे अलग से दिया रहेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा या एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा, वो दिया हुआ होगा। तो वो क्या हो सकता है? एक तो क्लोजिंग स्टॉक का हो सकता है, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हो सकता है, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंस का हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। उसके अलावा डेप्रिसिएशन का हो सकता है, एक्रूड इनकम का हो सकता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हो सकता है, बैड डेट्स का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये हो सकता है ना? क्या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हो सकता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का हो सकता है। फिर मैनेजर्स के कमीशन के रिलेटेड एडजस्टमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है। फिर एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉसेस का एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, इसका भी एडजस्टमेंट हो सकता है। और फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसका, इन सब तरह का जो है एडजस्टमेंट हमें मिल सकता है। अब इन सभी का एक एक करके हम लोग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ये देखते चले जाएंगे। तो एक ही वीडियो में तो सारा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग कुछ कुछ पार्ट वाइज करते चले जाते हैं। तो आज जो है हम लोग ये पहला चार, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, इन चार का एडजस्टमेंट देखते हैं कि कैसे क्या एडजस्टमेंट होता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में या एडजस्टमेंट में दिए रहेंगे उनका ट्रीटमेंट दो जगह होना है, या ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब दो जगह इनका ट्रीटमेंट होना है। जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो सारा रहता है उन्हें कहीं एक ही जगह दिखाते हैं, या ट्रेडिंग में दिखाया, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, या बैलेंस शीट में दिखाया। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। कहने का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का दो बार रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो तो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है, दूसरी बार या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में होता है। पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो तो उसका तो अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं हुआ है, तो उसका दो बार जो है एंट्री होना चाहिए, दो बार रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, एज पर डबल एंट्री सिस्टम रूल, एज पर डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल्स, है ना? इसलिए इन्हें जो है दो बार दिखाया जाएगा। ठीक है, दो जगह दिखाया जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहले ये जो चार एडजस्टमेंट है इनको, इसे हम लोग समझते हैं इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और कैसे होगा। तो अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, इन चारों के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इनका अगर एडजस्टमेंट किया जाना तो वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, नहीं पहले देख लेते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, छोटा सा है, उसे ही पहले देख लेते हैं। तो सपोज मान लिया क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सवाल में, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000 रुपया। तो किसका, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे? तो भाई इसका जो है हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ट्रेडिंग अकाउंट में
मतलब केवल इस आइटम को कहां दिखाना, बस ये कर रहे हैं ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में इसे, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में जहां पे सेल्स दिखाते हैं उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे वहां, है ना। क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे कितना, 10,000। और फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को, चूंकि मैंने बताया जो एडजस्टमेंट में है उसका दो जगह रिकॉर्डिंग करना होता है, तो एक जगह तो ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया, और दूसरा कहां करेंगे तो भाई बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम लोग इसे, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम। तो इसे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, इसे फिर हम एसेट साइड में करंट एसेट्स के हेड के अंदर दिखा देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। तो हो गया दो जगह इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देंगे। इसके अलावा दूसरा हम लोग देखते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, खर्च जो बाकी है, जो चुकाना है। तो उससे रिलेटेड सपोज मान लिया एक सवाल कि दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में वेजेस पेड दिया हुआ है 50,000, ठीक है, और सैलरी पेड दिया हुआ है कितना, 20,000 रुपया, ठीक है। और इनका एडजस्टमेंट मतलब कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है सवाल में, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है सपोज 5,000, और सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 2,500, 2,500। तो इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो भाई सबसे पहले वेजेस का क्या करना है, तो वेजेस को ट्रेडिंग में, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसे तो ट्रेडिंग में दिखाना है, तो वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में इस तरह दिखा देंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। टू वेजेस, सबसे पहले जो वेजेस पे किया गया कितना, 50,000, ये दिखा देंगे, और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ओएस से आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, तो कितना है भाई आउटस्टैंडिंग, 5,000। इसे जोड़कर तब ट्रेडिंग में यहां पे दिखाएंगे 55,000, ठीक है। और सैलरी वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, तो सैलरी को क्या कैसे दिखाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में सैलरी दिखाएंगे कितना, जो पे किया गया 20,000, 20,000, और उसके साथ आउटस्टैंडिंग सैलरी को जोड़ देंगे, ओएस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, तो 2,500, इसे जोड़ देंगे यहां पे। इस तरह से सैलरी का खर्चा हो गया 22,500, जो पीएल में दिखेगा। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, तो बैलेंस शीट में दोनों को ही, क्योंकि खर्च का बाकी है तो ये लायबिलिटी है, इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ठीक है। क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट। इसमें दोनों ही आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग वेजेस दोनों हमारा करंट लायबिलिटी होगा, जैसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना, 5,000, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना भाई, तो 2,500, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये तो हो गया आउटस्टैंडिंग का। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम लोग, अगर प्रीपेड है, एक्सपेंस का प्रीपेड है, मतलब पहले से एडवांस में पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए इसे साल पे कर दिया, ऐसा कोई खर्च है, तो उसका क्या करेंगे। तो सपोज एक तीसरा जो एग्जांपल ले लेते हैं, ले लेते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 8,000,
8,000 पे किया गया है, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, सब 2,000 रुपया। अब क्या करेंगे, तो अब इसका क्या करना है, तो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना, कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में खर्च है, डेबिट में दिखाना है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 8,000, ये यहां दिखाएंगे इनर कॉलम में, और इससे लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, ये 2,000 रुपए, इसे घटा देंगे, ये तो अगला वर्ष का खर्च है ना, इस वर्ष के पीएल में क्यों रहेगा, तो इसे बाहर कर देंगे, घटा देंगे, 8,000 में ये 2,000 घटा देंगे, तो यहां दिखाएंगे इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा 6,000 रुपए, और क्योंकि खर्च का एडवांस है, हमने पहले से एडवांस में खर्च कर रखा है, तो ये हमारा एसेट है, तो इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, और इसे जो दिखाएंगे कहां दिखाएंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को एसेट साइड में, करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, तो भाई ये 2,000 रुपए, ये इस तरह से दिखा देंगे। और अब एक देख लेते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, ठीक है, तो इसे मिटाते हैं इस तरफ, ये वाला निकाल लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में मशीनरी दिया हुआ है 1,00,000, और कोई एसेट ले लेते हैं, ये डेप्रिसिएशन के कर रहा हूं, ठीक है, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके एडजस्टमेंट के लिए, तो मशीनरी 1,00,000 है, फर्नीचर ले लेते हैं 20,000, और एडजस्टमेंट में मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है डेप्रिसिएट मशीनरी at the rate of 10% and furniture at the rate of 20%, ठीक है, ये दिया हुआ सवाल। अब इसका क्या और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, है ना, क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है ये कैलकुलेट कर लेंगे कितना, तो भाई मशीनरी 1,00,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन होना है 10%, तो 1,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 10,000, यानी मशीनरी को 10% डेप्रिसिएट किया जाए, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 10,000, 10% मतलब 10,000, और फर्नीचर कितना का 20,000 का, उसका 20% ना, तो फर्नीचर पे 20,000 का 20% करेंगे तो 0 0 0 0 कितना हो, 4,000, फर्नीचर पे 4,000 का डेप्रिसिएशन। अब इसे कैसे दिखाएंगे, तो यहां दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे कितना 10,000 और फर्नीचर पे कितना 4,000, कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन जो पीएल के डेबिट में दिखाएंगे 14,000, ठीक है। और अब इसे बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, तो मशीनरी और फर्नीचर दोनों फिक्स्ड एसेट्स हैं, है ना, तो एसेट साइड में जो दिखाना है, तो मशीन को दिखाना है, मशीनरी हो गया हमारा कितने का है भाई, तो 1,00,000 का, ये 1,00,000 का वैल्यू इनर कॉलम में दिखाएंगे और उससे डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस
डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन 10,000। इस तरह ये कितना दिखेगा 90,000 का मशीन। और उसी तरह फर्नीचर का भी, तो फर्नीचर है 20,000 का, उस पर डेप्रिसिएशन घटाना है, कितना है डेप्रिसिएशन 4,000, तो ये कितना दिखेगा, ये दिखेगा अब 16,000 का और ऑर्डर कॉलम में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ये जो 4 एडजस्टमेंट है इन्हें अलग अलग सेपरेटली समझा। अब इस पे एक ऐसा सवाल बनाते हैं जिसमें ये चारों तरह का जो एडजस्टमेंट है वो हमारा आ जाए। तो ये सवाल है और इसका हम लोग ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ये रुपये का सिंबल दे दिया, फिर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज और फिर बाकी सारे जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस उन्हें दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस या परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस जो सारे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो उन सारे को दिखाएंगे। और क्रेडिट में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, अगर है तो वही, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। पर है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना 40,000, वो दिखाया। उसके बाद में परचेजेस, परचेजेस को अंदर में तब लिखेंगे अगर परचेज रिटर्न है तो, क्योंकि परचेज से परचेज रिटर्न घटाकर जो बचता है नेट परचेज उसे यहाँ दिखाते हैं। अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो फिर परचेज डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, पर है यहाँ पे परचेज रिटर्न। तो भाई परचेज पहले कितना 1,60,000 इसे दिखाया, लेस परचेज रिटर्न कितना है, वो है 8,000, तो घटाकर आ गया 1,52,000। उसके जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं यहाँ पे है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, जबकि कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जिसे पीएल में दिखाएंगे, यहाँ कैरेज इनवर्ड दिखाएंगे। तो कैरेज इनवर्ड कितना है 7,200, 7,200। उसके बाद वेजेस, अच्छा यहाँ जो भी सारे खर्च वगैरह दिखाएंगे तो उसका एडजस्टमेंट देखते जाना है कि उसका एडजस्टमेंट उसमें किया जाना है। कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं था, पर वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है जिसे यहाँ पे करना है। तो पहले वेजेस दिखा दिया, यहाँ पे वेजेस कितना है, तो वेजेस है 84,000। उसके साथ एडजस्टमेंट क्या है, तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग है 6,000 बाकी है, इसे क्या करेंगे जोड़ देंगे यहाँ पे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओएस से हो गया आउटस्टैंडिंग कितना है भाई 6,000, जोड़ दिया हो गया 90,000, 90,000 वेजेस। उसके बाद में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये लाइटिंग, क्योंकि लाइटिंग में फैक्ट्री लिखा हुआ है तो फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो लाइटिंग को दिखा देंगे। टू लाइटिंग कितना है 2,800, ये दिखा दिया, और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, अब इस तरफ क्या है, इस तरफ दिखाएंगे सबसे पहले सेल्स, सेल्स को अंदर में दिखाएंगे तब जब सेल्स रिटर्न है तो, नहीं तो सेल्स को सीधा ही बाहर दिखा देते हैं, पर सेल्स रिटर्न यहाँ पे है। तो सेल्स कितना है, सेल्स है 5,40,000,
इसमें से सेल्स रिटर्न घटाते हैं। सेल्स रिटर्न कितना है? सेल्स रिटर्न 12,000, इसे घटा दिया तो कितना गया? 5,28,000। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है तो यहां बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया हुआ है जितने का था वो एक्चुअली 48,000 का, और मार्केट वैल्यू अभी जो है उसका वो दिया हुआ है 60,000। तो इसके संबंध में क्या नियम है कि उसका मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो दोनों में से कम हो, मतलब जो कम है वही वाला वैल्यू दिखाना है। यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कम है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो कम है तो उसे दिखा देंगे, अगर मार्केट वैल्यू कम होता तो उसे दिखाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का कितना दिखाएंगे? 48,000, जो दोनों में से कम रहेगा उसी वैल्यू को दिखाएंगे, तो 48,000। अब करेंगे बैलेंस। ठीक है, तो इधर ही ज्यादा है क्रेडिट में 5,76,000, उसी टोटल को यहां लिखा, उसी टोटल को यहां लिख देंगे 5,76,000। अब इससे क्या करेंगे? ये सारा हम डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर जो आएगा हमारा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 2,84,000 इसे अच्छा से लिख देते हैं, 2,84,000, 2,84,000 ये आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लिखेंगे क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और यही अगर डेबिट ज्यादा आता तो एक वही टोटल यहां भी लिखते हैं और यहां उस स्थिति में बैलेंस आता, यहां आता हमारा वो होता ग्रॉस लॉस। ठीक है, पर यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसे ट्रांसफर करेंगे इस तरफ 2,84,000, क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब बनाएंगे नीचे, यहां से बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या करते हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाते हैं डेबिट में, और अदर इनकम जो भी है वो सारे दिखाते हैं क्रेडिट में। तो सबसे पहले सैलरीज, ये इसे दिखाएंगे टू सैलरीज, इसे अंदर में दिखाएंगे क्योंकि इसका भी एडजस्टमेंट है। क्या है? सैलरी का आउटस्टैंडिंग है 5,000, तो सैलरीज को दिखा दिया 55,000 एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 5,000 मिलाकर हो गया 60,000। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो और क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है? तो ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस वही है ना? हाँ, दिखा देते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अच्छा नहीं, कैरेज आउटवर्ड भी तो है, इसे दिखा लेते हैं टू कैरेज आउटवर्ड। कितना है वो है 1,600, 1,600। ठीक है, 1,600। उसके बाद में आता है सैलरी दिखा लिया हम लोगों ने, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कितना है? तो ये है 7,400, 7,400, इसे दिखा दिया। उसके बाद में आते हैं रेंट एंड टैक्सेस। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसे दिखा देते हैं सीधा, रेंट एंड टैक्सेस ये कितना है? ये है 14,400, 14,400। उसके बाद में है जनरल एक्सपेंसेस, उससे दिखाते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस, वो कितना है? तो वो है 21,000, 21,000। और फिर है इंश्योरेंस, इसे दिखाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस हमारा कितना? 3,000, और इसका प्रीपेड है
मतलब अगले साल के लिए अभी पे कर दिया है एडवांस में। कितना है वो है 600 से घटाएंगे लेस प्रीपेड कितना 600 घटाकर कितना आ गया यहाँ पे आएगा 2400। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का। मशीन पे 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन। तो भाई मशीन हमारा कितने का था? मशीन था हमारा, कहां पे देखा था मशीन? प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। तो प्लांट एंड मशीनरी इसका डेप्रिसिएशन 1,80,000 का कितना? ये भी कर रहे हैं भाई, जगह की कमी ऐसी जगह दिखा देते हैं ना। 1,80,000 का 5% कितना होगा? 9,000 होगा। यानी मशीन पे डेप्रिसिएशन होगा 9,000। और फर्नीचर पे 20%, फर्नीचर है 16,000 का, तो फर्नीचर का 16,000 का 20% कितना हो गया? 3,200। मशीन पे 9,000 का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 3,200 का डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना? 9,000 और फर्नीचर पे 3,200 मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 12,200। ठीक है, अब इधर आते हैं क्रेडिट में। तो भाई अदर इनकम में कुछ एक डिस्काउंट है क्रेडिट में, ये इनकम है, फायदा है बाय डिस्काउंट कितना? तो ये है 10,400 10,400 और कोई इनकम नहीं है। अब करेंगे बैलेंस, करते हैं टोटल। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में ही ज्यादा है। कितना है? तो 2,94,400 2,94,400 उसे ही यहां भी लिखा। और इससे क्या करेंगे? इन सारे को घटाएंगे तो हमारा निकल आएगा नेट प्रॉफिट। तो ये कितना आएगा? तो 1,75,400 ये हमारा आया नेट प्रॉफिट, जिसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। लिखेंगे क्या? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा बन गया ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें याद रखना है नेट प्रॉफिट कितना है भाई? 1,75,400 ना। इसे याद रखना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसे मिटाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पे नेट प्रॉफिट को हमको कैपिटल के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो मिटाते हैं इसे। तो अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। क्या होता है भाई बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट तो नहीं होगा, है ना। एक साइड हो गया, ये हो गया कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ये अमाउंट का कॉलम, और ये एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट का कॉलम। क्या बना रहे हैं? बैलेंस शीट। तो इसके इस तरफ लायबिलिटी साइड में सारे लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दोनों ही सारे दिखाने हैं, और उस तरफ क्या? सारे एसेट्स और प्रॉपर्टीज दिखाना है। ठीक है, तो कैपिटल से शुरू करते हैं। तो कैपिटल कितना है? कैपिटल है 1,50,000, तो यहां दिखाया। इसमें जो नेट प्रॉफिट आया था, एड नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे।
तो नेट प्रॉफिट कितना आता है 1,75,400, 1,75,400। इसे जोड़ दिया तो हो गया हमारे 400, 5 7 5 12, 1 1 2 1 3, ठीक है 4। और इससे क्या करेंगे, ड्राइंग्स घटाएंगे, ये ड्राइंग्स था, इसे घटाएंगे, लेस ड्राइंग्स। कितना ड्राइंग्स 36,000, इसे डिडक्ट करेंगे। अब जो आएगा उसे यहां पे दिखाना है, तो ये 400, ठीक है ना, और 15 में से 6 हो गया 9, 2,89,400, ये हो गया कैपिटल हमारा। अब कोई भी लॉन्ग टर्म अगर लायबिलिटी है तो उसे दिखाएंगे, तो कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं, तो अब सारे जो करंट लायबिलिटी है उन्हें दिखाना है। तो उसमें कुछ कुछ लायबिलिटी थे, खर्च का बाकी था, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेज, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लायबिलिटी है, इसे दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेज और आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस का बाकी कितना था 6,000, इसे दिखा दिया। सैलरी का बाकी था 5,000, इसे दिखा, ठीक है। और इसके अलावा ये क्रेडिटर और बिल्स पेएबल, तो भाई सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 50,000 और बिल्स पेएबल 3,600, 3,600। ये हो गया लायबिलिटी सेट। इसका करते हैं टोटल, तो ये टोटल हमारा आएगा 0,0,0,9, 3,54,000, ये लायबिलिटी साइड का टोटल। और इतना ही हमारा एसेट साइड का टोटल आना चाहिए। अब एसेट साइड सबसे पहले जो फिक्स्ड एसेट उसे डालते हैं, फिर करंट एसेट दिखाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है तो 1,80,000 का, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन हुआ है। डेप्रिसिएशन कितना हुआ 9,000, उसे घटाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन 9,000, तो ये अब कितने का रह गया 1,71,000। उसके बाद में क्या, तो फर्नीचर ये 16,000 का, और इस पर भी डेप्रिसिएशन घटाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना था 3,200, तो हो गया 12,800, 12,800। ये हो गया फिक्स्ड एसेट्स में। अब उसके बाद में आते हैं क्या भाई, तो डेटर्स है, डेटर्स को दिखा दिया कितना है डेटर्स। अच्छा पहले इसे दिखा लेते हैं, फिर वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर करंट एसेट्स उसे दिखा देंगे। ये है ना प्रीपेड इंश्योरेंस है, खर्च एडवांस में किया, ये एसेट है हमारा, इसे दिखाते हैं 600 प्रीपेड इंश्योरेंस 600। उसके बाद में डेटर्स वो कितना है 1,04,000, 1,04,000, 1,04,000, ठीक है 1,04,000। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल, ये कितना है, तो भाई बिल्स रिसीवेबल है 5,000, 5,000। उसके बाद में आते हैं कैश इन हैंड। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है, उसे भी दिखा दे क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन कौन सा वैल्यू जो कम है 48,000 दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक क्या बताया था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, मार्केट अगर दो प्राइस दिया, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो जो दोनों में कम है वो प्राइस दिखाएंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस दिखाएंगे, अगर मार्केट प्राइस कम रहता है तो वो दिखाते।
तो क्लोजिंग स्टॉक 48,000। उसके बाद में कैश इन हैंड वो कितना है 12,600, 12,600 उसे दिखा दिया। अब तो सारा कुछ हो गया। अब करेंगे टोटल, बराबर आना चाहिए, जितना उधर आया उतना इधर भी आना चाहिए, 3,54,000। तो 0 0 0 14, 3,54,000 ये बन गया बैलेंस शीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आया वीडियो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।